तो ये एक नया वीडियो है आप लोगों के लिए, देखिएगा और अगर पसंद आए तो अप्रिशिएट कीजिएगा। फ़ारो रामसेस द ग्रेट। अब इस नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस नाम से मिलता जुलता है। इस फ़ारो की सबसे बड़ी लड़ाई जो थी वो सी पायरेट्स के खिलाफ ही थी, जिन्हें उस ज़माने की भाषा में लीशियंस कहा जाता था। ये शब्द किससे मिलता जुलता है शायद आप देख रहे हैं इस वीडियो में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये फ़ारो रामसेस का फादर था, इसका नाम था सिकुम खेत, जिसे कि इस नाम से भी जाना जाता था। अब इस नाम का किस नाम से मिलता जुलता है आप देख रहे हैं वीडियो में, राजा दशरथ। आगे बढ़ते हैं। ये इसकी क्वीन, इसकी रानी थी। इसका नाम किससे मिलता जुलता है आप देख सकते हैं इसमें, सीता से। ग्रीक्स जो हैं इस राजवंश को जिस नाम से जानते थे वो आपके सामने लिखा है। ये राजवंश और एक राजपूत राजवंश के नाम में कितनी सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यरेवन एक सीरियन सिविलाइजेशन थी और ये इनके आर्क राइवल्स थे, इजिप्शियंस के। आर्क राइवल्स मतलब इनके जिनके साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा करता था। और यरेवन का मतलब जो था इन्हीं की अपनी लोकल लैंग्वेज में, यानी सीरियंस की लैंग्वेज में, वो था टू पिलेज, टू कैप्चर और टू स्टील। एरेबुनी फोर्ट्रेस जिसके आसपास ये यरेवन नाम की सभ्यता पनपी, इसका नाम ही इसके नाम का जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है वो यही है, टू कैप्चर और टू स्टील और टू पिलेज। अब ये यरेवन किस नाम से मिलता जुलता है आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशुरबनीपाल, ये एक बहुत बड़ा असीरियन किंग था जिसने की काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। इसका नाम किस हिंदी शब्द से मिलता जुलता है आपके सामने है। ये एक और असीरियन किंग था, सनाशरीफ। इसका भी एक संस्कृत शब्द से थोड़ा मिलता जुलता है, आप देख सकते हैं। ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये आपके सामने है। मेरी अपनी खुद की कोई वाइल्ड इमेजिनेशन नहीं है, हाँ, पर मेरा निजी ओपिनियन है, अपना पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वीन हतशेपसुत, इसका जिक्र करना यहाँ पे इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? मिस्र में एकमात्र क्वीन हुई है जिसने फ़ैरोज़ का मुकाबला किया है, जिसने फ़ैरोज़ जितनी ताकत अर्जित कर ली। जैसे हमारे रज़ा सुल्तान ने एक बार दिल्ली का शासन लगभग हथिया ही लिया था और उस पर वो काबिज हो गई थी। ये क्वीन हतशेपसुत शब्द संस्कृत के किस शब्द से मिलता जुलता आप देख सकते हैं। ये एकमात्र क्वीन थी जिसने फ़ैरोज़ का मुकाबला किया था और खुद को एक फ़ैरो घोषित किया था, यानी मिस्र में एक साम्राज्ञी बन गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक नक्शा दिखाना चाहता हूँ, एक सिंपल मैप है। ये मेरा हाइपोथेसिस क्या कहता है? मेरा हाइपोथेसिस कहता है कि ये जो फ़ारो रामसेस की कहानी है कि कैसे यहाँ पर आकर पहुँचती है, आप देख सकते हैं। ये इजिप्ट हो गया, इजिप्ट से होते हुए ये कहानी कितनी सिविलाइजेशन को कवर करते हुए इंडिया पहुँचती है। किन लोगों के द्वारा? ग्रीक्स के द्वारा, क्योंकि ग्रीक्स ही सबसे पहले इन्होंने, सिकंदर के आने से पहले ही इन्होंने मिस्र को इन्वेड किया था। और मेरा मानना है कि ये कहानी ग्रीक्स के ही द्वारा सिकंदर के ज़माने में हिंदुस्तान तक पहुँची है, क्योंकि ग्रीक्स के आने से पहले हमारे यहाँ टेम्पल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ टेम्पल्स नहीं होते थे। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में ऋग्वेद थे, हमारे वेद थे, पुराण थे, लेकिन टेम्पल स्ट्रक्चर्स नहीं थे। और रामायण को लेके कई लोग अभी भी मानते हैं कि ये रीसेंट फिनोमेना है, ये पिछले 1 या 2 हज़ार सालों में ही इसका प्रचलन बढ़ा है, इसकी रचना हुई है। सम्राट अशोक या बिंबिसार, इनके ज़माने में वेद थे, पुराण थे, लेकिन रामायण नाम की कोई कहानी नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था। ऐसा मेरा मानना नहीं है, कई हिस्टोरियंस भी ऐसा मानते हैं।
और मुझे भी, मैंने आपके सामने जो ये साक्ष्य रखे हैं अभी, इनसे भी आपको शायद लगेगा कि हाँ कहानी कहाँ से कैसे चली और कहाँ तक पहुँची है। आप देख सकते हैं। दोबारा से फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक मैप है, दिस इज़ इजिप्ट। यहाँ से ये ग्रीक इन्वेजन होता है, ग्रीक इन्वेजन से कॉलम स्ट्रक्चर, जो कॉलम स्ट्रक्चर हम देखते हैं अपने टेम्पल्स में, ये ग्रीक जाता है। और वही ग्रीक जब सिकंदर के जो पूरा का पूरा उसको वर्ल्ड को कॉन्कर करने का अभियान था, जिसमें कि वो चलता 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 हिंदुस्तान तक आया, वहीं से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहानी फेरो रैमसेस का, लेजेंड ऑफ फेरो रैमसेस का यहाँ पहुँचा। और ग्रीक्स का ही इन्फ्लुएंस था कि ये कहानी इस फेरो की हिंदुस्तान में पहुंची। और क्योंकि ये मिस्र का सबसे बड़ा सबसे महान फेरो था, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा हमला किया था सीरियंस के ऊपर, लेकिन वो हमला सफल नहीं हो पाया था। और ये बहुत समझदार आदमी था। आज से 3-3,500 साल पहले इसको मीडिया की ताकत का पता था, और इसने टेम्पल स्ट्रक्चर का निर्माण अपनी हार को जीत में बदलने के लिए इतने विराट पैमाने पे मिस्र में कराया कि उससे पहले और उसके बाद किसी भी फेरो का नाम मिस्र के लोग जान ही नहीं पाए। तो शायद हो सकता है कि इस आदमी का प्रभाव इतना ज़्यादा रहा हो कि जब ग्रीक्स ने इजिप्ट को इन्वेड किया, तब जो ग्रीक्स भी इन्फ्लुएंस हुए इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, और वही इन्फ्लुएंस जो है ग्रीस के द्वारा इंडिया में आया हो। पर ऐसा नहीं है कि वहीं से आया हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की कहानी शायद यहाँ से गई हो वहाँ तक, और शायद इट कुड बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, और इस वीडियो के आखिर में मैंने आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आप जाकर इस बुक को ख़रीद सकते हैं। आप देख रहे हैं बुक लगभग 300-350 पेज की है। इसमें इसी तरह की बहुत सारी रेवलेशंस हैं जो आपको इस बात के लिए कन्विंस कर देंगी, शायद ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ, कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहा है हमारा और अर्ली नियर ईस्टर्न सिविलाइजेशंस का। हो सकता है यहाँ से मामला वहाँ गया हो, या वहाँ से यहाँ आया हो, कुछ भी हो सकता है। तो जाइएगा, वीडियो के अंत में आपको एक लिंक मिलेगा, यू कैन बाय दिस बुक डिजिटल शोरूम पे जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय।